बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 2 फरवरी है, दिन है पीर का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अवामी जरगा और इसका पहला नतीजा मौसूल हो गया है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे खुले, शहबाज शरीफ और सोहेल अफरीदी मुलाकात, क्या तय पाया? क्या इमरान खान की सेहत के मुतालिक गुफ्तगू हुई? इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा और सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान की आवाम का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है ये भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, फिर कासिम खान को वीज़ा नहीं दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। वजारत दाखिला के सोर्सेस क्या बताते हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर इस वीज़े को डिनाई किया गया और हुकूमत क्या अचीव करना चाहती है और ख़ानदान का रिएक्शन, ये भी आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसका 8 फरवरी के एहतजाज से क्या ताल्लुक है और 8 फरवरी से पहले कासिम खान की पाकिस्तान में आमद यकीनन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला होगा। क्या ये रोकना मकसद था, ये भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। इस दफ़ा ये वारंट जो हैं वो नाकाबिल ज़मानत है। क्या अलीमा खान को 8 फरवरी से पहले गिरफ्तार किया जाएगा, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और मुसद्दिक मलिक साहब की एक फिर वीडियो है, वो भी आपको दिखाएंगे। और वो वज़ीर माहौलियात है, लेकिन शायद उनको माहौलियात का कुछ नहीं पता। और फिर माँ बेटी के जाम बहक होने का जो मामला है, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें क्या बताती है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम की इब्तिदा में आप तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करें। एक मकसद के तहत इस चैनल को हमने बनाया है, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान के दोनों बेटे काफ़ी देर से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान आए और अपने वालिद से मुलाकात कर सकें। सर, वीज़े हुकूमत जारी नहीं कर रही। वीज़े जारी करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ा कदम होगा। यहाँ पर इमरान खान की अपने बेटों से टेलीफोन के ऊपर बात भी नहीं करवाई जाती और सुपरिटेंडेंट बार बार ये कहता है कि जेल मैनुअल के अंदर ये सहूलत मुयसर नहीं है। भाई, जिस कानून को तुम फॉलो करे वो अंग्रेज़ का बनाया हुआ था और जब ये कानून बनाया गया उस वक्त लोगों को कुचलने के लिए, सियासी तहरीक को जो है वो दबाने के लिए ये तमाम कवानीन इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन आज भी 2026 में इन कवानीन को अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी तरमीम हमने होते हुए देखी। नज़रिए ज़रूरत के तहत ये तरमीम की जाती हैं। किसी को इस्तिस्ना चाहिए, किसी को हुकूमत को अपने इसके दिन जो है बढ़ाने, इसलिए वो तरमीम करके अपने आप को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। लेकिन जहाँ पर तरामीम होनी चाहिए, नए कानून बनने चाहिए, वहाँ पर पाकिस्तान की किसी हुकूमत को इन 78 वर्षों में ख्याल नहीं आया। इमरान खान के खिलाफ सर इस कानून को जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ था, इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जो इमरान खान की मुलाकातों का मामला है और सेहत वाले मामले के ऊपर जैसा हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है, उसमें क्या लिखा हुआ है? कानून ये कहता है कि जनाब टेलीग्राम के ज़रिए आपने जाकर ख़ानदान के लोगों को बताना है। यहाँ पर तो टेलीग्राम तो सर दूर की बात है। किसी ने टेलीविजन पर आकर पाकिस्तान की हुकूमत ने ये माना भी नहीं कि इमरान खान जो है बीमार है और बाद में जब खबर लीक हुई तो आपको बताना पड़ा। तो अंग्रेज़ के इस कानून को बेटों के खिलाफ भी इस्तेमाल बार बार किया जाता है और उनकी बात नहीं करवाई जाती। सुपरिटेंडेंट कहता है कि जनाब मैनुअल में नहीं लिखा हुआ कि व्हाट्सएप कॉल जो है करवाई जाए और ये किसी की मर्जी पर मुनसर है कि वो बात करवाता है या नहीं करवाता। अब ये मामला इमरान खान की सेहत का था, तशवीश अब मज़ीद बढ़ गई है। दोनों बेटों ने पाकिस्तान की हुकूमत से दोबारा रब्ता किया और उन्हें कहा कि हमें वीज़ा जारी किया जाए। 2 कोशिशें हुई हैं जी। एक कोशिश हुई है जुलाई 2025 में और वो ज़ेर इल्तवा थी। फिर दूसरी कोशिश हुई है जनवरी के अंदर और पाकिस्तान के वीज़े के लिए दरख्वास्त दी गई। अब आमतौर पे होता क्या है कि एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर किसी भी मुल्क की सरकार ने ये फैसला करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बरतानिया के वीज़े में सर ऐसा नहीं होता। 15 से 20 दिनों में, 30 दिनों में आपको विजिट वीज़े के हवाले से जो है फैसला मौसूल हो जाता है। और अमेरिका के अंदर भी अब तो खैर वो टाइम बढ़ गया जब से ट्रंप साहब ने कुछ नए कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कई माह गुजर जाने के बावजूद भी इस केस का फैसला नहीं हो रहा और ज़ेर इल्तवा रखा जा रहा है। 2 तारीखें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थी लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अब हो क्या रहा है, मामला तो रुके कहाँ हुए हैं? पाकिस्तान में वजारत दाखिला जी सबसे बड़ी इसमें रुकावट है। वो क्लियरेंस देती है कि पाकिस्तान में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी जिनका ताल्लुक वॉल स्ट्रीट जर्नल से हो, न्यूयॉर्क टाइम्स से हो, ख़ासतौर पर जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, उनको एक क्लियरेंस लेनी पड़ती है वजारत दाखिला से कि ये मुल्क के अंदर आकर किसी के और के झंडे पर तो काम नहीं करेंगे और कौमी राज इसकी टो में तो नहीं लग जाएंगे। तो वजारत दाखिला का एक रोल इसमें एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये दोनों बेटे पाकिस्तान में जासूसी करने नहीं आ रहे, वो अपने बाप से मिलने आ रहे हैं
को डिनाई मुसलसल जो है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से किया जाता है। अब वज़ारत दाखिला में सर जो सोर्सेस थे वो ये बताते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इनके वीज़ों को रिजेक्ट किया जाएगा और ये वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। अब जब टेक्निकल ग्राउंड्स का हवाला दिया गया वज़ारत दाखिला की तरफ से, तो सवाल ये था कि किस किस्म के टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर वीज़े को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या ज़ेर इल्तवा रखा जा रहा है। वो ये कहते हैं कि जी जो हाल ही में इन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया, इसको उसमें शामिल नहीं किया गया। हुकूमत वीज़ा मुस्तरद करने के लिए तकनीकी बुनियादें इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। मसलन मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया सफ़र की तफसीलात ज़ाहिर न करने का जवाज़, बजाय इसके कि बराह रास्त वीज़ा मुस्तरद किया जाए। इस हिकमत अमली का फैसला का मकसद फैसले को मुमकिन हद तक मौखर रखना है ताकि खान के बेटों को 8 फरवरी से पहले, जो कि एक सियासी तौर पर नहायत हसास तारीख है, अपनी दरखास्तों में दुरुस्तगी और दोबारा जमा कराने के लिए कम से कम वक्त मिल सके। अब ये होगा क्या कि ये कहते हैं कि ये 8 फरवरी के लिए दोनों बेटे आ रहे हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ कि इमरान खान के अगर एक वर्कर के लिए पाकिस्तान की अवाम इससे निकल सकती है, तो कासिम जब पाकिस्तान की सड़कों पर अवाम के दरमियान मौजूद होगा तो पाकिस्तान की अवाम निकलेगी। और दोस्तों एक बात याद रखनी है कि कासिम और सुलेमान ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो किसी एहतजाज में शामिल हों। वो सिर्फ अपने वालिद से मिलना चाहते हैं। अगर उन्हें सियासत करनी होती तो यकीनन वो बहुत पहले सियासत में आते और उनकी एक ग्राउंड बनाई जाती, और इमरान खान बहुत पहले ये काम करते हैं, क्योंकि इमरान खान अपने वर्कर्स को अगर तैयार कर सकता है तो घर में 2 बच्चों को तैयार नहीं कर सकता था कि बेटे तुमने तैयार होना है, कल को तुमने मुल्क को संभालना है, पार्टी को चलाना है। लेकिन इमरान खान की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सियासत से इन्हें दूर रखा। तो दोस्तों अब टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस मामले को उठाया जाएगा और दोनों बेटों को वीज़ा जो है वो नहीं जारी किया जाएगा। और 8 फरवरी इनका ये ख्याल है कि यार 8 फरवरी से पहले अगर वीज़ा जारी हुआ और ये बच्चे पाकिस्तान आ गए तो फिर हम क्या करेंगे। हुकूमत बसंत बनाकर अपने बर्बादी जो है, मईशत की बर्बादी, इस मुल्क की बर्बादी, इसको तो छुपा सकती है। और हमारे मुल्क के एक सूबे की जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव साहिबा हैं वो ये कहती हैं कि आपने वीकेंड को एंजॉय करना है, और एक तरफ दहशतगर्दी है और दूसरी तरफ पंजाब जो है वो एंजॉय कर रहा है। कभी बलूचिस्तान के लोगों से भी पूछ कर देखो सर, जब आप ये इस किस्म का जुल्म करते हैं ना तो माशरे में बिगाड़ पड़ता है। आज जो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं इनके ऊपर भी किसी हद तक जुल्म हुआ, लेकिन इतना जुल्म नहीं हुआ जितना वो आज इमरान खान के ख़ानदान के साथ कर रहे हैं। आज मैं आपको एक और वीडियो इसके ऊपर भी मैं तफसील से बात कर दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो कुछ हुआ वो भी आपको तफसील के साथ आगाह करेंगे। आज परवेज़ रशीद साहब को जी रोक लिया गया। उनसे पूछा गया कि परवेज़ साहब ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है आप इसके बारे में क्या कहेंगे। नवाज शरीफ साहब के बारे में तो इमरान खान ने कहा था कि हमारे सियासी इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन हमें उनका ख्याल है और उनको बेहतरीन सहूलियात दी जाए। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप ऐसी बातें मत करें, एक कंपैरिजन मत करें, आप हमारे ज़ख्मों को जो है ना वो दोबारा से कुरेद रहे हैं और आपने दोबारा से ताज़े कर दिए। आपको नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ। क्या हुआ परवेज़ रशीद तुम्हारे साथ? इमरान खान ने कहा था और उसके रिकॉर्ड पर मौजूद हैं चीज़ें। उसने कहा कि ये कैदी जो पाकिस्तान में जिसका इलाज नहीं हो सकता ले जाओ इसे बाहर। अगर पाकिस्तान की हुकूमत इनकार करती तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो पूरा जोर लगा रही थी। कम से कम इमरान खान ने जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर और पाकिस्तान में हुकूमत के कहने पर, जो कबीना के कहने पर जो मामला उठाए गए, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जाने दिया। जब आप कहते हैं ना कि ये अनोखा कैदी है कि फिर पाकिस्तान में तमाम कैदियों की जो मुलाकात करवाई जाए। नवाज शरीफ अनोखा कैदी था कि जिसका इलाज जो है वो पाकिस्तान के किसी हस्पताल में नहीं हो सकता। सिर्फ लंदन की ठंडी हवाओं में जो इलाज करवाने के लिए बहुत वो कोशिशें कर रहे थे। रशीद साहब आप हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज आपने ये साबित किया कि नजरिया ज़रूरत जो है वो बड़े बड़े लोगों को बदल देती है। आप पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हमेशा बातें करते रहे। आपने कहा कि मुल्क को ख़राब करे ये जनरल और ठीक करे नवाज शरीफ। आज आप कहते हैं कि कंपैरिजन ना करो। कंपैरिजन होगा, आप ना भी करें। पाकिस्तान की आवाम के सामने एक कंपैरिजन है कि किस तरह इमरान खान ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने दिया। वो पाकिस्तान से बाहर जाने की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मेरा बुनियादी जो हक है मुझे दिया जाए, मेरी बहनों से मिलने दो, मुझे सेहत की सहूलियात जो जेल मैनुअल के मुताबिक हैं दी जाए। लेकिन कुछ भी नहीं किया जाता। आप कहते हैं आपकी पूरी काबीना नवाज शरीफ एक कैदी से मिलने के लिए, आई डोंट टू यूज दैट वर्ड जो आपके मुखालफिन आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, भगोड़े का, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन किस कानून और आइन के तहत, कहां लिखा था, किस किताब में लिखा है कि पूरी काबीना उठकर जाएगी पाकिस्तान की आवाम के टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर और लंदन में आकर वो मुशावरत करेगी कि मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा? बताएं जरा। ये मलिक अहमद खान साहब क्या करने आए थे? छुट्टियों पे आए थे? किसके लिए वो कोशिशें कर रहे थे और किससे हलफ लिया गया? आपकी जमात में लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद में हमें ये फैसले लेने पड़े। किसी ने कहा कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। कहां हुए ये फैसले? लंदन में हुए, बैठ के फैसले, लंदन में प्लान बना। 5 साल आप सियासत करते रहे, आज आप कहते हैं कंपैरिजन ना करो। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं बनता आपका और इमरान खान का।
اور پاکستان میں جو ظلم آپ اس وقت ایک لیڈر کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ظلم مت کریں، چونکہ آپ نے اب ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے، ایک ایسی بنیاد رکھ دی ہے کہ یہ آپ کے خلاف بھی ہوگا۔ اور پتہ ہے کون کرے گا؟ پاکستان میں عمران خان کی حکومت آئی یا عمران خان کی اگلی جو سیاسی شعور والی حکومت ہوگی، جو پاکستان میں انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ نے راستہ ہموار کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ آپ سے گن گن کر بدلے لے گی جب بھی آپ نے انکار کیا۔ خیر، انکار کی تو گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب میں تو یہ کوالٹیز نہیں تھی، لیکن شہباز شریف صاحب میں یہ کوالٹیز بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے بھری ہیں۔ وہ انکار نہیں کرتے، وہ ہر چیز کے اوپر اقرار کرتے ہیں، چاہے وہ ملک کے لیے مانگنا ہو، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرنی ہو۔ تو سر کمپیریزن یقیناً آپ کا عمران خان کے ساتھ نہیں بنتا۔ نواز شریف اور عمران خان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ نواز شریف ڈیل کرنے کا ماہر ہے، عمران خان ڈیل سے انکار کرنے کا ماہر ہے۔ نواز شریف ڈیلوں کو گلے لگانے والا ہے، عمران خان اپنی زندگی کو اور پاکستان کے اندر قید کو قبول کرنے والا ہے، ملک کی خاطر، پاکستان کی عوام کی خاطر۔ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ نواز شریف کے لیے لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نہیں نکلتے، عمران خان کے لیے لوگ جو ہیں سڑکوں پر اس کے ورکر کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ جس دن پورے کا پورا عمران خان آ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ نواز شریف کے لیے عدالتیں چل کر جاتی ہیں، عمران خان کے لیے عدالتوں کو جو ہے وہ آپ ڈیلا جیل کے اندر منتقل کر دیتے ہیں۔ بالکل کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ عدالتیں ہاتھ باندھ کر نواز شریف کے لیے فیصلے دیتی ہیں، جبکہ عمران خان کے لیے عمران خان کے ہاتھ باندھ کر جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف فیصلے دیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً کوئی کمپیریزن نہیں ہے اگر عمران خان اور پاکستان میں نواز شریف صاحب کا اگر آپ ایک جائزہ لیں۔ اور دوستوں، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ سہیل افریدی صاحب پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے ہیں، اور یہ عوامی جرگے کے بعد یہ دعوت دی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر جو ہے بات کریں۔ دیکھیں، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ یقیناً جرگے کے حوالے سے خبریں چلنے نہیں دیتی، اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر اس عوامی جرگے کو نہیں دکھایا جاتا، لیکن اس کا جو ریئیکشن تھا وہ حکومت کو محسوس ہو رہا تھا کہ عوام ہمارے خلاف اس نے فیصلہ دیا، اور اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہوں ہمیں افریدی کو یہاں پہ بلا کر بٹھانا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے اور اسے اعتماد میں لینا چاہیے اور اس کی گفتگو کو سننا چاہیے۔ اور انہوں نے دو چیزیں کی ہیں، ایک تو سہیل افریدی کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، اور دوسری طرف پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں، ہم تو صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ تو صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، ان پریس کانفرنسز میں سہیل افریدی کو غدار وطن، دہشت گرد اور نہ جانے کس کس نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور دوستوں، سہیل افریدی پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے ہیں، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی اور ایک پریس ریلیز جاری کی گئی۔ اس کے مطابق صوبائی حکومت دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے، وفاقی اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھے ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام اور عوامی فلاح کے لیے صوبائی حکومت کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا وفاق کی اہم اکائی ہے، صوبے کی عوام کی خوشحالی کے لیے وفاقی حکومت اپنے دائرہ اختیار کے مطابق بھرپور کاوشیں جو ہے وہ جاری رکھے گی۔ اچھا، یہ بھی اسے بڑا ایک لطیفہ ہے کہ دائرہ کار کے مطابق، جہاں پہ تمہارا دائرہ کار نہیں ہے اور جو تمہارے ساتھ نہیں چلتا، یعنی پنجاب میں تمہارا دائرہ کار ہے لیکن سب کچھ پنجاب کو دیا جاتا ہے، پھر بھی پنجاب کی جو پرفارمنس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ دائرہ کار کا لفظ جو ہے بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے استعمال کیا۔ دوستوں، سہیل افریدی صاحب سے جب گفتگو ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر آئے، آپ نے دہشت گردی پر بات کی، آپ نے اپنے لوگوں کی بات کی، اور آپ نے قبائلی علاقوں کے اندر جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے اوپر بات ہوئی، بقایا جات کا معاملہ آپ نے اٹھایا، آپ نے سب کچھ کیا جو کہ انہوں نے خود بھی اپنے گفتگو کے اندر بریف کیا، لیکن کیا عمران خان کی بہنیں جو ملاقات نہیں ہو پا رہی اور کروائی نہیں جاتی، کیا اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کوئی سیاسی بات ہم نے نہیں کی، ہم نے صرف صوبے کی نمائندگی کی ہے، اپنے لوگوں کی نمائندگی کی ہے۔ سہیل افریدی صاحب، ایک بات یاد رکھیے، یہ میرا اپنا اوپینین ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ دوست اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ ریئیکشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ آگے چل کر شیئر کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی صرف ایک صوبے کا معاملہ عمران خان نہیں ہے، یہ 4 کروڑ عوام کا معاملہ نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا معاملہ ہے۔ تو اس معاملے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صوبے کا صرف جو ہے وہ معاملہ اٹھایا گیا، کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔ سر، یہ سیاست نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ عمران خان کی رہائی کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ پاکستان کی جمہوریت کی بقا کا معاملہ ہے۔ آج یہ آپ کو جو فیصلے حکومت کر رہی ہے، جو بلا کر آپ کو بٹھایا، کیا انہوں نے کیا؟ ان کو کیا آپ کا خیال تھا کہ آؤ سہیل افریدی بیٹھو، اپنے مسائل بتاؤ، اور جاتے جاتے یہ 25-30 ارب روپیہ جو لے کر جانا، کیا ایسا ہوا؟ وہ سیاست کر رہے ہیں، اور وہ سیاست کی جا رہی ہے آپ کے خلاف، آپ کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے۔ ریئیکشن اس طرح ایک آ گیا ہے
लोगों ने कहा कि सोहेल अफरीदी किस हैसियत में गया, सूबे के नुमाइंदे की हैसियत में, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा कौन बनेगा? आज कौम आपकी तरफ देख रही है, आपको अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। इसी तरह की मुलाकातें इससे पहले अली मीन गंडापुर भी कर चुके हैं, और फिर उसके बाद उनका हाल क्या हुआ? रास्ते इसी तरह खुलते हैं, लोग अब इसको देखें कंट्रोवर्शियल बनाएंगे। आपके बारे में अभी तो शाम हो गई है ना, टेलीविजन चैनल्स पे खिड़कियां खुल गई हैं जिसमें कहा जाएगा कि देखिए जी, हमारा वज़ीर आज़म तो इनको बुलाकर कहता है कि आओ बैठकर बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपके खिलाफ ऑलरेडी कैंपेन शुरू हो चुकी है। आप कहते हैं ना कि मैं कल फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है, कल मैं अडयाला नहीं जाऊंगा, वज़ीर आज़म से मुलाकात वज़ीर आला ने की है, बतौर कारकुन कभी मुलाकात ना करता। बिल्कुल ठीक है, आप 4 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी का मामला है। ये सिर्फ 4 करोड़, आप जाकर सर्वे करवा लें, रेफरेंडम करवा लें। ये जो रेफरेंडम और जो हम रिपोर्ट करते हैं कि सोहेल अफरीदी जिस इलाके में जाता है आवाम की बड़ी तादाद निकलती है, वो सोहेल अफरीदी की मोहब्बत में नहीं है, वो इमरान खान की मोहब्बत में निकलती है। और आप इमरान खान के नायब हैं, इस वक्त सूबे को लेकर चल रहे हैं, तो आवाम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप उनके महबूब लीडर का मुकदमा भी रखते पाकिस्तान की हुकूमत के सामने, ताकि ये मजीद एक्सपोज होते हैं। अगर आप ये कहते ना जाकर के सोहेल अफरीदी कहता कि सर ये देखें मुलाकातें हमारी नहीं होने दे रहे और ये इस मामले को आप उठाएं, कम से कम आप ये मामला उनके सामने रखते, क्या होता? जवाब आ जाता ना, इनकार हो जाता, कोई बात नहीं। ये एक्सपोज होते कि ये बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, ये जो मईशत में इस्तेकाम की बात है, क्यों करते हैं फिर आप लोग कि मईशत में इस्तेकाम तब तक नहीं आएगा जब तक सियासत के अंदर इस्तेकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान में अवामी मैंडेट वापस नहीं करोगे इस्तेकाम नहीं आएगा? क्यों करते हो ये सब बातें? निकाल दो इन सब बयानियों को अपनी उस लिस्ट के अंदर से, इमरान खान की रिहाई के मामले को सबको निकाल दो और करो, ठीक है हुकूमत करनी है। हुकूमत को तो उन्होंने इनकार नहीं किया। आज आप हुकूमत करें, आपको तमाम सहूलियात देंगे, आप इमरान खान की बात करना बंद कर दें, आपको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट प्रोटोकॉल देगी, आपको पाकिस्तान की हुकूमत प्रोटोकॉल देगी, आपको सब प्रोटोकॉल देगी, निज़ाम आपके साथ 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 चलेगा। आज आप इमरान खान की बात से इनकार कर दें, तो आप जब कहते हैं ना कि मैं बतौर वज़ीर आला मिला, सर उन्होंने की है सियासत और आप इस ट्रैप में आ गए। ना आपको ये पैसे मिलने, ना आपको उन्होंने कुछ देना है, सिर्फ इन्होंने सियासी बयानिए के लिए आपको मुलाकात के लिए बुलाया और आपने उसे कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम इस पर क्या रिएक्शन देगी, आपने भी कमेंट करके बताना है इस फैसले को जो सोहेल अफरीदी का था। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से बिलाजुला रुझान, कुछ लोग इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं, ये इमरान खान के नजरिए के बिल्कुल खिलाफ है, फॉर्म 47 की हुकूमत को कबूल करने के मुतरादिफ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सूबे के लिए उन्होंने मुलाकात की और सूबे की आवाम को फायदा होता है तो बिल्कुल ठीक है। अहम सवालात, क्या सोहेल अफरीदी की मुलाकात के हवाले से बात करनी चाहिए थी? क्योंकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुकूमत के पास मुलाकात का इख्तियार नहीं है, और पहले टेलीफोन कॉल पर शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं पूछ कर बताता हूँ, तो आज तक उन्होंने पूछ कर नहीं बताया कि मुलाकात होगी या नहीं होगी। दूसरी बातचीत, इमरान खान ने मैंडेट सोहेल अफरीदी की बजाय महमूद खान चकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास को दिया। सोहेल अफरीदी का बातचीत से कोई लेना देना नहीं था, ये भी लोगों ने इसके ऊपर कहा कि जी, मैंने आपको कहा था ना कि कुछ दिन के बाद जब इनको ज़रूरत महसूस होगी ना, ये चकजई वाला रास्ता इख्तियार करेंगे, कहेंगे जी कि मुज़ाकरात वो तो चकजई से पूछें, मैंडेट इमरान खान ने चकजई को दिया, हमें नहीं दिया। अब जुनैद अकबर ने भी ये बात की है जी कि शहबाज शरीफ और सोहेल अफरीदी की मुलाकात चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात थी और वज़ीर आज़म बेचारे के पास कोई इख्तियार नहीं, ना वज़ीर आज़म के साथ सियासी बात कर सकते हैं और ना वो बेचारा इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में है कि NFC और अमन व अमान के हवाले से बातचीत की जाए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के हवाले से अभी तक सर कोई क्लैरिटी किसी पर नहीं है। मुझे 3-4 लोगों ने फैसलाबाद से फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी कि सर हम वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उन्हें कुछ लोगों के नाम लिए। मुनासिब नहीं कि मैं उन लोगों के नाम लूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी जिनके बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हमें तो 8 फरवरी के हवाले से कोई यहाँ पर नहीं बताया गया कि हमने क्या करना है। फिर मेरी पंजाब के दूसरे लाहौर में एक बड़ा शहर है, वहाँ पे लोगों ने बात की कि ये जो पतंगबाजी और सब कुछ हो रहा है, वो इबाद फ़ारूक साहब जो थे उनके लिए सोशल मीडिया पे बड़ी आवाज़ें उठाई, सब लोगों ने उठाई। आज हमें वो भी नज़र नहीं आ रहे, वो भी मुकम्मल खामोश हो के वीडियो पैगाम जारी करके। तो पता नहीं चल रहा कि हमने 8 फरवरी को करना क्या, हमने घर में रहना है, हमने बसंत मनानी है, हमने घरों में कमरों में बंद हो जाना है, छतों पर नहीं जाना, क्या करना है? तो सर ये बड़ा एक कंसर्न था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सर कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि आपने क्या करना है। अब तो सर ये बात तहरीक इंसाफ के अंदर लोग भी कंसर्न शो कर रहे हैं, आपका वर्कर ये आपसे सवाल कर रहा है। चकजई साहब अगर तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, कम से कम तहरीक इंसाफ वाले तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है ना, उनसे पूछ के ही बता दो कि हमारा क्या लाइन ऑफ एक्शन है। क्योंकि चकजई साहब की वैसे सर कोई
स्ट्रीट पावर या कोई उनका वोट बैंक उस तरह से नहीं है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा फुकदान नजर आएगा। अब ये मत कीजिएगा कि चूंकि सोहेल अफरीदी साहब और एक एहतजाज की कॉल देना चाहते थे और जगज़ई साहब ने उसको कहा कि ये प्रोपेगेंडा, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था। मैंने बात की है कुछ लोगों से, तो उनकी एक्सप्लेनेशन जरूर इसके अंदर आई कि अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था। तो आप 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से मुकम्मल खामोश हो जाएं कि भाई हमारी कॉल तो नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि ये तहरीक इंसाफ की कॉल नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की कॉल है। तो सर ये तकसीम दर तकसीम, हम यहाँ पर बैठकर कहें कि 8 फरवरी को क्या हो रहा है और मैं आपको प्लान दूँ कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पे, हम आपके सामने हकायक ये रख रहे हैं कि जनाब कॉल नहीं आ रही, कौन किसके खिलाफ काम कर रहा है, कितने धड़े हैं, तो ये तहरीक कैसे चलेगी? ये तहरीक नहीं चल सकती जब तक आप लोग जो हैं इकट्ठे एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरिस्टर गौहर को इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको, अब देखें इसकी बहुत सादा सी एग्जांपल है, ये जो मुलाकात हुई है ना, इसको आपने गौहर साहब से कंपैरिजन करके देखना है। अगर सोहेल अफरीदी इसी तरह अच्छे बच्चों की तरह जिस तरह हुकूमत चाहती है जाकर उनके साथ बैठे हैं, मुलाकातें करें, तो इनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। ये आंख के तारे बन जाएंगे। जिस तरह बैरिस्टर गौहर से कोई खतरा नहीं है, वो बयान दे ना दे, वो धरना नहीं देता, हुकूमत को कबूल है, ना उसके खिलाफ कोई पर्चा है, ना कोई उसे पकड़ने आता है, ना उसे चक्री के मकाम पर जाकर अंधेरे में छोड़ा जाता है, उसके साथ लोग खुश हैं। तो यही बात जो है वो अलीमा खान की वारंट गिरफ्तारी के मामले में बैरिस्टर गौहर नहीं बोलेंगे, तहरीक इंसाफ के जो करता धरता हैं, जो इनके सोहेल अफरीदी के बकौल जो उनके बड़े हैं, वो नहीं बोलेंगे, वो खामोश रहेंगे। अब तफसील ये है सर कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत हुई, जिस दौरान अलीमा खान की हाजिरी से सस्ता की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया और उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और उन्हें गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म देते हुए कहा कि मुलजमा की अदालत में पेशी तक उनके बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाए। तो इन्होंने 8 फरवरी से पहले ये सारा काम जो है वो करना है और इनकी कोशिश है कि छुट्टी से पहले इनको जो है वो इनकी छुट्टी करवा दी जाए। और फिर देखें, इन्होंने एक कॉल भी दी हुई है, याद रखिएगा, कि बच्चों के साथ एक रैली निकालेंगे ख़ानदान के लोग, तो उसको भी इन्होंने कैटर करना है। क्योंकि अलीमा खान, ये एजेंसीज की सर इनको रिपोर्ट्स मिल गई थी और पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है कि लोग अलीमा खान के कहने पर निकलते हैं और लोग आते हैं, वो पार्टी के लोगों के कहने पर नहीं निकलते। आपको दोस्तों मैं खबर ये भी दे दूं कि जावेद हाशमी साहब के दामाद पर ये मुकदमा हो गया है और मुकदमे की तफसीलात कुछ रोज़ पहले आपने देखा होगा कि उनके घर पे रेड की गई, उनके नवासे या पोते गालबन उसको ज़ख्मी भी किया गया। अब तफसील ये आ रही है जी कि मखदूम जावेद हाशमी के दामाद पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बकौल SDO खजाने को 3,77,000 रुपये का नुकसान पहुंचा। इससे पहले फवाद चौधरी पर चारपाई, सोफे, खाद चोरी का मुकदमा भी जो है वो दर्ज हुआ। तो सर हुकूमत ये काम कर रही है और ये लतीफ़े जो है ना, ये पाकिस्तान में आपको हर तरफ नज़र आएंगे। एक और लतीफ़ा आपको मैं सुना देता हूँ। मुसद्दिक मलिक साहब, अब इनके पास पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट नहीं है, ये खिदमत करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कुछ आजकल जिस तरह मिनिस्टर खिदमत करते करते वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक उनकी पहुँचने की ख्वाहिश थी, ये भी खिदमत करते करते यहाँ तक पहुँचे। इनकी सर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने रावल झील पर सूखे पत्ते चुनकर पॉलीथिन बैग में डाल रहे हैं। अब लोगों ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाईजान ये पॉलीथिन जो बैग है ये इटसेल्फ बहुत माहौल के लिए ख़तरनाक है और डिटेल्स लोगों ने फिर शेयर करना शुरू कर दी, इनको टैग कर करके। उसमें क्या लिखा है लोगों ने कि एक आम पॉलीथिन बैग मिट्टी में 450 से 1000 साल या इससे ज़्यादा अरसे तक नहीं गलता, यानी वो डीकम्पोज नहीं होता, इसलिए पॉलीथिन बैग्स जो हैं वो एक ख़तरा समझा जाता है। बरतानिया के अंदर सर कहीं भी पॉलीथिन बैग जो है ज़मीन पे नहीं फेंका जाता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जानवर जो है उसे अगर किसी तरह से उसको निगल ले तो यकीनन ये उसको चौक कर सकता है, उसको मारने के मुतरादिफ होगा। तो लोग इसका ख्याल रखते हैं। समंदरों के अंदर ये जो वाटर बॉटल्स हैं, आपने बहुत सारी वीडियो कैंपेन्स देखी होंगी जिसमें उसको इकट्ठा किया जाता है। प्लास्टिक जो है बरतानिया में तो सर एक पूरा सेव द प्लैनेट, एक पूरी आपको एक जनरेशन मिलेगी जिसने लंदन की सड़कों को जो है वो कई माह तक जो है चौक रखा, क्योंकि उनकी लड़ाई यही है कि प्लास्टिक को बैन किया जाए। दुनिया में बड़ी बड़ी कैंपेन्स चल रही हैं माहौलियात के हवाले से, प्लास्टिक को बैन करने के हवाले से, इसलिए वो कहते हैं कि कागज़ या फिर आप दीगर जो बैग्स हैं इनको इस्तेमाल करें। लेकिन हमारा जो वज़ीर माहौलियात है वो पॉलीथिन बैग पकड़ कर ये चीज़ों का ख्याल रखना आपका काम है। ये लोग तो मुसद्दिक मलिक साहब फिर तनकीद करेंगे जिस तरह मरियम पे हो रही है कि आपने 5 कश्मीर डे को भी जो है वो लॉन्ग हॉलीडे के अंदर और इन्जॉय करने की बात जो है वो शुरू कर दी। तो पाकिस्तान की हुकूमत
میں اس طرح کے بہت سارے لطیفے جو آپ کو نظر آئیں گے. دوستو ایک سنجیدہ خبر میں آپ کو یہ دے دوں کہ جو ماں بیٹی جہاں بحق ہوئے تھے اس کی رپورٹ آ گئی ہے جی, اور تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج نے ملزم پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد عباس کو گرفتار کرنے سے روک دیا. عدالت نے زاہد عباس کی عبوری ضمانت 7 فروری تک منظور کر لی ہے. تو وہ حکومت کے پاس اب جواز ہوگا جی کہ ہم نے تو ان کو گرفتار کروایا تھا, لیکن عدالت نے یہ حکم جو ہے وہ جاری کر دیا. تو دیکھیں سر نظام کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. بھاٹی گیٹ واقعے کی رپورٹ آ گئی ہے جی, اور اس کے مطابق سیویج لائن میں گر کر جاں بحق ہونے والی ماں بیٹی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو زخم ہے اس کے نشانات پائے گئے, جبکہ خاتون سعدیہ کی دونوں ماں بیٹی کے سروں پر زخم کے نشانات پائے گئے, جبکہ خاتون سعدیہ کے دائیں کندھے کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی. 9 ماہ کی بچی ردا فاطمہ کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی. سعدیہ کی کمر پر متعدد زخم کے نشانات تھے. دونوں کی موت سر اور گردن کی ہڈیاں ٹوٹنے کی وجہ سے ہوئی. میں مزید اسے پڑھ نہیں سکتا, اٹس ویری پینفل. دوستو آپ اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے آج رات کو دوبارہ ملاقات ہوگی مزید خبروں کے ساتھ. میں نے نوٹ یہ کیا ہے کہ ہماری جو امریکہ کی اور برطانیہ کی جو ویورشپ ہے, چونکہ پاکستان میں جب ہم یہ ویڈیو اپنی اپلوڈ کرتے ہیں ایوننگ کے اندر بھی اور مارننگ کے اندر بھی, تو وہ برطانیہ اور یو ایس اے کے ٹائمنگز کے ساتھ جو میچ نہیں کرتے. تو میں اب یہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ رات کو ہم ایک ویڈیو کریں اور دن کی ساری خبروں کو اس میں اکٹھا کیا جائے. تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں رات کو ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.